Everyone, myself Himanshu, and today we are going to start the next lecture of chapter 10, that is gravitation. So in this lecture we will study about mass and weight. So in previous lecture we have studied about gravitation, universal law of gravitation and free fall. So let us start with the lecture. Now the first thing is what is mass and weight. So now first is mass. मास क्या चीज़ होती है? द मास ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट. कि मास एक्चुअल में क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो किसी बॉडी में प्रेजेंट है. ठीक है, जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैटर किसी बॉडी में प्रेजेंट होगा इट मीन्स उसका मास उतना ज़्यादा होगा. मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. इट मीन्स क्या है कि मास की सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं होती कि साइड वाइज है, डाउनवर्ड्स है या अपवर्ड्स है. ठीक, सो कोई डायरेक्शन नहीं होती, जस्ट इसकी एक मैग्नीट्यूड होता है. इट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सो अगर जो अमाउंट ऑफ मैटर किसी बॉडी में प्रेजेंट है वो किसी भी प्लेस पे हो वो सेम अमाउंट ऑफ मैटर रहता है, वो जगह जगह के हिसाब से चेंज नहीं होता. ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. ठीक है, ऐसा यूनिट जो मास का होता है वो होता है किलोग्राम. मास ऑफ बॉडी कैन नेवर बी ज़ीरो. किसी भी बॉडी का मास जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता. इवन एक छोटे से छोटा पार्टिकल जो है उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है. मे बी वो बहुत छोटा हो मास, बट स्टिल मास होता है. मास ज़ीरो नहीं हो पाता कभी भी. ठीक, मतलब वेट क्या चीज़ होती है? द फोर्स विच विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो वेट क्या है एक्चुअल में? मास तो मान लेते हैं एक अमाउंट ऑफ मैटर है, बट वेट अमाउंट ऑफ मैटर नहीं, वेट एक टाइप का फोर्स है. अभी कौन सा फोर्स है? जो एक ऑब्जेक्ट पे अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा हो. लाइक अगर हम अर्थ के ऊपर हैं, हमें पता है कि हम अर्थ की सरफेस पे रहते हैं, तो हमारे पे जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ वो हमारा वेट है. ठीक है, सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि जो एफ होता है वो किसके इक्वल आता है? एफ इज इक्वल्स टू एम ए. ठीक है, बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो वी नो दैट ए इज इक्वल्स टू जी. तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में एफ इज इक्वल्स टू एम ए में हम ए की जगह पे जी पुट करते हैं, तो वो आपके पास क्या आता है? एफ इज इक्वल्स टू एम जी. अब ये फोर्स कौन सा है? जो ग्रेविटी के कारण लगता है. ठीक है, अब ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगता है वो एक्चुअल में क्या होता है? वेट. सो हमारे पास क्या आता है? दैट वेट इज इक्वल्स टू एम जी. सो मास होता है सिर्फ एम और वेट होता है एम इंटू जी. मतलब उस मास पे कितनी ग्रेविटी लग रही है. सो मास और ग्रेविटी का प्रोडक्ट होता है हमारे पास वेट. ठीक, अब सिंस देखो जो ग्रेविटी है वो हमेशा डाउनवर्ड्स लगती है, मतलब इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी आपको मिल गया. मैग्नीट्यूड तो पहले से था और डायरेक्शन अब आपको ग्रेविटी के कारण मिल गया. सो जो वेट है वो एक्चुअल में एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है. ठीक, as weight acts vertically downward therefore weight has both magnitude and direction and thus it is a vector quantity. ठीक, और next is the weight of body changes from place to place depending on mass of object. अब देखो प्लेस टू प्लेस जो वेट है वो थोड़ा बहुत वेरी करता है, बिकॉज जो ग्रेविटी की वैल्यू है, मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में, सॉरी, कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट करती है. दैट्स वाई जो वेट है वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर जाता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ठीक, तो ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन. जो वेट है, ठीक है, उसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और जो मास है उसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम. ठीक, बिकॉज वेट एक फोर्स है तो उसको हम न्यूटन में एक्सप्रेस कर देते हैं. वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स ज़ीरो इफ़ जी इज़ ज़ीरो. सो देखो मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, बट वेट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास और ग्रेविटी. ठीक, सो अगर ग्रेविटी ज़ीरो हो गई सो समथिंग मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज़ ज़ीरो. ठीक है, सो वेट जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ज़ीरो पॉसिबल है. और वो कौन सा केस है? जब ग्रेविटी ज़ीरो हो जाए. जब ग्रेविटी ज़ीरो हो जाएगी तो वेट ज़ीरो हो सकता है, बट मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता. ठीक है, नेक्स्ट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून. कि मून के सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कितना होगा. ठीक, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम ऑन अर्थ एज वेल एज मून. उसका रीज़न क्या है? बिकॉज मास तो किसी भी अमाउंट ऑब्जेक्ट में क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, तो वो चाहे यहाँ हो चाहे अर्थ मून पे हो वो सेम ही रहेगा, बट जो वेट है वो डिफरेंट करता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ वेट किस पे? ग्रेविटी पे डिपेंडेंट होता है. सो ग्रेविटी तो हमें पता है कि मून पे और अर्थ पे ग्रेविटी थोड़ी डिफरेंट है. ठीक है, तो उसके कारण वेट डिफरेंट आता है. अब वो कितना डिफरेंट आता है, क्या रिलेशन है, वो हम देखते हैं. ना हमें पता है कि जो वेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एम जी. ठीक है, बट अगर हम देखें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से,
ठीक, तो वहाँ पे क्या था, F इज इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर स्केयर, ठीक है, तो हमने वही लिखा है F इज इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर स्केयर। एंड वी ऑल्सो नो दैट फोर्स इज अ टाइप, सॉरी वेट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स। तो हमने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें F की जगह पे यहाँ W यूज़ किया है, ठीक। आप सेकंड इक्वेशन देख सकते हो, वेयर W इज इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर स्केयर, ठीक ना। अब यही जो आपका फॉर्मूला है हम दोनों के लिए लिखते हैं, एक बार अर्थ के लिए लिखेंगे और एक बार मून के लिए लिखते हैं। मतलब फर्स्ट हम लिखते हैं सेम चीज़ फॉर अर्थ। सो हमने वेट को लिखा है डब्ल्यू ई, मतलब वेट ऑन अर्थ, विच इज इक्वल्स टू जी एम ऑफ अर्थ, दैट इज कैपिटल एम ऑफ अर्थ, एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक, डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, इट मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक। अब सिमिलर फॉर्मूले से सेम इसी वे से हम लिखेंगे मून के लिए, लाइक वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, सो इट विल बिकम डब्ल्यू एम, दैट इज वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू जी एम स्मॉल एम आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैपिटल एम इज द मास ऑफ मून, ठीक है, एंड द स्मॉल एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, ठीक, डिवाइडेड बाय आर एम स्क्वेयर, वेयर आर एम इज द रेडियस ऑफ मून, ठीक है। सो आप यहाँ से देख सकते हो कि टोटल आपके पास जो दोनों रिलेशन है वो अपने पास ऊपर आप देख सकते हो डब्ल्यू ई है, नीचे आपके पास डब्ल्यू एम है। सो आप देखो डब्ल्यू ई और डब्ल्यू एम को अगर आप डिवाइड करते हो, ठीक, तो आपके पास क्या इक्वेशन बनती है कि आपके पास इक्वेशन बनी जी एम ई स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, दैट इज़ ये आपका फर्स्ट इक्वेशन से आया है। एंड सेकंड इक्वेशन देखो रेसिप्रोकल हो जाएगी, बिकॉज अगर हम कुछ डिवाइड करते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल फॉर्म में आपको मिल जाती है। मैं आपको बता देता हूँ मैं किसी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। सो देखो हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन आपके पास है डब्ल्यू ई की, और ये है रेसिप्रोकल ऑफ डब्ल्यू एम। अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये रेसिप्रोकल है डब्ल्यू एम का। अब रेसिप्रोकल क्यों लिखा, बिकॉज ये डिवाइड में था तो हमें इसको रेसिप्रोकल करके लिखना पड़ा, ठीक। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल और स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून, ठीक, मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने वो चीज़ लिख दी, ठीक। सो यहाँ तक करने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आपको रेशो मिल रही है। अब देखो रेशो से क्या है कि हमें जनरली पता है कि जो मास ऑफ अर्थ है वो मास ऑफ मून से ऑलमोस्ट 100 टाइम्स है। अगर आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 100 टाइम्स होता है, ठीक है। एंड रेडियस में क्या रिलेशन होता है, रेडियस ऑफ अर्थ इज़ 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून, मतलब अर्थ का रेडियस मून के रेडियस से 4 गुना बड़ा होता है। तो हम जो ऊपर वाली इक्वेशन है दिस वन, ठीक है, लास्ट जो इक्वेशन हमने ड्राइव करी थी, इस इक्वेशन में हम मास ऑफ मून का जो लिखे, सॉरी मास ऑफ अर्थ लिखेंगे वो 100 टाइम्स मास ऑफ मून लिख सकते हैं, और रेडियस ऑफ अर्थ जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून, ठीक। सो आप यहाँ देखो हमने क्या किया, जो मास और रेडियस है उसका वो रिलेशन पुट किया, दैट मास ऑफ अर्थ था ऊपर, ठीक। सो हमने क्या किया, मास ऑफ अर्थ को 100 टाइम्स मास ऑफ मून लिखा, एंड अगेन नीचे आपका था रेडियस ऑफ अर्थ, तो हमने लिख दिया उसको 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून। सो यहाँ से क्या है, कैंसिल आउट हो रहा है, एम से एम कैंसिल, आर से आर कैंसिल। सो हमारे पास क्या बचा 100, और यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर है, ठीक है, दिस वन 1/4 का स्क्वायर है, तो इट विल बिकम 1/16। तो आप देखो यहाँ से आपका जो रिलेशन बन रहा है दैट डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू एम इज इक्वल्स टू 100/16। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आता है 6.25, मतलब नियर अबाउट इट इज़ इक्वल्स टू 6। नियर अबाउट इट मीन्स बिकॉज हम ऑलमोस्ट बोल देते हैं कि जो एक टर्म बन रही है होल नंबर की फॉर्म में वो नियर अबाउट 6 बन रही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से इस इक्वेशन को हम फिर से चेंज करें सो इट विल बिकम डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू एम विच इज़ इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो अगर मैं डब्ल्यू ई इस तरफ रहने दूँ और डब्ल्यू एम को उस तरफ ले जाऊँ तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है, ठीक। अब ये इक्वेशन कैसे बन गई, दैट वेट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स द वेट ऑफ मून, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, अगर आप वेट ऑन मून निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, डब्ल्यू ई को दूसरी तरफ ले जाओगे, ठीक है। सो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, दैट वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स द वेट ऑफ वेट ऑन अर्थ, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट अर्थ पे है अगर मैं उसको 6 से डिवाइड कर दूँ तो जो वेट आएगा वो उसका ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मून पे होगा, ठीक। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक। नाउ हेंस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स द वेट ऑन द अर्थ,
कि उसका जो वेट अर्थ पे होगा उसके 1/6 कर दोगे तो वो उसका वेट मून पे होगा। ठीक। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।